हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, विनम्र विनती है कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फुल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, हो सके तो एक कलम कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि जो भी मैं फैक्ट दूं आप उसे नोट करते चले। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सीरीज नंबर 6। इससे पहले 5 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मेरा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार? आंसर को करते चलिएगा फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। झारखंड की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसके पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल स्थित है। पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, और उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। क्लियर? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र को लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए, 76% क्षेत्र को लेकर बनाया गया। क्लियर? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% आता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 66.41%। झारखंड का साक्षरता दर भारत में कौन सा स्थान रखता है? 32वां स्थान रखता है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84%। जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 55.42%। सबसे अधिक साक्षरता की बात कर लिया जाए तो किस जिले में है? रांची में है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ देखने को मिलता है? पाकुड़ में। रांची में साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 76.06%। और पाकुड़ में साक्षरता दर कितनी है? 48.82%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? मैकलुस्कीगंज, किशुनपुर, मेदिनीनगर या वीरभूम? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशुनपुर। दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1833 में होती है। और मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय किशुनपुर था, और इसे ही अब रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4।
झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर पाषाण काल के हैं। आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्लियर? इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिली है। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित क्या मिले हैं? पत्थर मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। और इस काल के लोग शिकारी थे और खाद्य संग्राहक भी थे। ठीक है, खाद्य संग्राहक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया था? आंसर कीजिएगा फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां पर निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ पहाड़ी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस जिले में है? पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, या फीट में बात कर लिया जाए 4478 फीट। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर क्या नाम था? पार्श्वनाथ ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। याद रखिएगा दोस्तों, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था और इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? सिंहभूम, पलामू, रांची, हजारीबाग। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मधुही पहाड़ी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मधुही पहाड़ी कहाँ है? मधुही पहाड़ी जो है हजारीबाग में है और इसी पहाड़ पर गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। नागवंशी गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे? गोपाल, महिपाल, महेंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज द ऑप्शन बी, महेंद्रपाल के समकालीन थे। गजघंट राय किस शताब्दी में हुए थे? 9वीं शताब्दी में हुए थे और यह नागवंशी राजा था। फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड से होकर 2 बार बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिरोज शाह झारखंड से होकर बंगाल पर कितने बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। शिवदास कर्ण की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इन्होंने गुमला में, याद रखिएगा, गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिएगा। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1585 में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अकबर ने 1585 में शहबाज खां को, किसको? शहबाज खां को झारखंड पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस युद्ध में मधुकरण शाह पराजित हुआ। किस पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? मधुकरण शाह पर। और इस युद्ध में मधुकरण शाह पराजित हो गया था और मालगुजारी देना स्वीकार किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल है पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1771-72 में। क्लियर? पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य 1771-72 में हुआ था। 1771 में कैमक ने, याद रखिएगा, कैमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को हराया था। चित्रजीत राय को हराया था और हराकर पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद चित्रजीत राय रामगढ़ चला गया था। कहाँ चला गया था दोस्तों? रामगढ़ चला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? आसान सा सवाल है दोस्तों। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीमू ढाल को राजा बनाया था। ढाल विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? 1767 से 1777 तक यह चला था। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने इसका नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया था, ठीक है, और उसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया था। विद्रोह को दबाने के लिए, याद रखिएगा, विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? चार्ल्स मैगन और चार्ल्स रुक को भेजा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जब जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके ढालभूम का राजा नीमू ढाल को बना दिया जाता है, तो जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है, ठीक है, और तब तक विद्रोह करते रहता है जब तक उसे पुनः जो है राजा नहीं बना दिया जाता। राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों को 4000 रुपये सालाना देने का वादा करता है, और इस 4000 रुपये को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 4267 रुपया कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र केंद्र था? असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? आंसर इज द ऑप्शन डी, इसका केंद्र रांची में था। असहयोग आंदोलन झारखंड में कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1920 में यह शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का केंद्र कहाँ था? बता चुका हूँ, रांची में था। इस आंदोलन के रांची, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में इस आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। और इस में याद रखिएगा, पहाड़िया जनजातियों ने भाग लिया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? जाबरा पहाड़िया ने इसका नेतृत्व किया था। जाबरा पहाड़िया ने इसका नेतृत्व किया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइमन कमीशन के समक्ष प्रशासकीय इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिशप वान ह्यूक और जुवेल लकड़ा ने। साइमन कमीशन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड कब आया था? 1928 में यह झारखंड में आया था। 1928 में ही श्याम कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में, याद रखिएगा इस नाम को भी, सहाय कृष्ण, श्याम कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ था, और नारा क्या दिया गया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। किस लिए? छोटा नागपुर क्या गठन के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संथालों का सर्वोच्च देवता सिंहभूम को माना जाता है। संथालों का सर्वोच्च देवता सिंहभूम को माना जाता है। सर्वप्रमुख देवता की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मरांग गुरु दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? मरांग गुरु दूसरा सर्वप्रमुख देवता है। ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? जाहिर एरा। जाहिर एरा इनका ग्राम देवता, जाहिर एरा इनका ग्राम देवता होता है और इसे निवास स्थान, इसका निवास स्थान कहाँ है? जाहिर थान में इसे बैठाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू साधनों की धार्मिक आस्था एवं क्रियाकलाप निम्न में से किसके धर्म से प्रभावित है? मराठा, पंजाबी, जनजातीय या गुजराती? सही आंसर हो जाएगा हिंदू साधनों का धार्मिक आस्था जो है जनजातीय लोगों से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को क्या कहा जाता है? पौन टका, दुत्तम, कूरी गोनिंग या बीते? मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्कों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूरी गोनोंग कहा जाता है। मुंडा जनजाति में याद रखिएगा दोस्तों सगोत्रीय विवाह वर्जित है, यानी एक ही गोत्र में विवाह जो है करना मनाही है, वर्जित है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? आयोजित विवाह सबसे प्रचलित विवाह है। विवाह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? विवाह को अरंडी कहा जाता है। युवागिरी क्या कहलाता है? युवागिरी को गीतियोड़ा कहा जाता है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है और वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जदुर किस प्रकार का नृत्य है? जदुर किस प्रकार का नृत्य है? एकल, पेशेवर, सामूहिक या इनमें से कोई नहीं? तो जदुर नृत्य सामूहिक नृत्य है। क्लियर? जदुर नृत्य सामूहिक नृत्य है और जदुर नृत्य को याद रखिएगा दोस्तों नीर सुसंको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीर सुसंको भी कहा जाता है। यह नृत्य को कब किया जाता है? फागुन से चैत माह के बीच किया जाता है। फागुन से चैत माह के बीच यह किया जाता है और स्त्री पुरुष का सामूहिक लोक नृत्य है। इसे किन जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है? उरांव जनजातियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? भुआंग, केंद्री, बांसुरी या एक तारा? झारखंडी वायलिन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बांसुरी को जाना जाता है। क्लियर? इसका निर्माण कैसे होता है? खोखले बांस की दोनों सिरों पर लौकी के गोलाकार खोल को बांध कर किया जाता है। ठीक है, साथ ही दोनों सिरों पर खूंटी लगा रहता है जिस पर क्या बंधा होता है दोस्तों? तार बांधा रहता है और इसे ही झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, हिजला मेला कहाँ लगता है? रांची, दुमका, बोकारो या धनबाद? हिजला मेला की बात कर लिया जाए दोस्तों तो हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है। ठीक है, किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी के किनारे यह दुमका मेला लगता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3 फरवरी 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? कास्टियर्स के द्वारा, जो उस समय संथाल परगना के उपायुक्त थे।
ठीक है। संथाल परगना में एक खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? हिस्पोलाइट। हिस्पोलाइट। और इसी के नाम पर इसका नाम जो है, इस मेले का नाम हिजला दिया गया है 53 में। और यहाँ 4 मेगावाट बिजली पैदा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। द्वारी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पूर्वी सिंह। आंसर इज द ऑप्शन सी, चतरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या अजय? दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी की सहायक नदी है। क्लियर। उत्तरी कोयल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ से निकलती है? पिस्का, रांची से निकलती है। मुहाना कहाँ है? या सोन नदी है, इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? सोन नदी। कुल लंबाई की बात कर लिया जाए तो 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी इसकी सहायक नदी है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बूढ़ा नदी पर आपको देखने को मिलता है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्लियर। इसका नाम क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। उत्तरी कोयल किन किन जिलों से बहती है दोस्तों? गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों से होकर बहती है। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का सीरीज नंबर 6 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप बेस साल पर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।